हेलो गाइज, वेलकम टू डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सब भी? उम्मीद है सब बढ़िया होगा और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज यार, अभी हम काफी दिनों के बाद, लगभग 15 या 20 दिन के बाद ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका रीजन बस एक है, थोड़ी सी कुछ इशू हो गई थी और हेल्थ से रिलेटेड इशू बोल सकते हैं, जिसकी वजह से यार मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और ये वीडियो में काफी लैग हो गया। पर मैंने आपसे लास्ट टाइम यार प्रॉमिस किया था कि अ, हम अब हमेशा ऐसे रेगुलरली वीडियो को अपलोड किया करेंगे। पर थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए हम आप सभी बच्चों से यार सॉरी बोलना चाहेंगे। जो भी बच्चे, एक छोटा सा अपना कम्युनिटी है, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ यार पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ रिलेटेड इशू की वजह से हम वीडियो डालने में थोड़ा सा डिले हो गए। पर से हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे रेगुलरली वीडियो अपलोड किया करें, है ना? देखो यार, है क्या कि अभी एक छोटा सा कम्युनिटी है, ठीक है ना, पर इस चीज को हमें बिल्ड करना है। ऐसे नहीं है कि मैं इस चीज पे मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज पे मेहनत कर रहा था, पर ऐसा कुछ पर्सनल इशू की वजह से मैं वीडियो को थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए सोचा कि अभी मैं अपलोड करना चाह रहा था, अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसीलिए ये चीजें धीरे धीरे डिले होती गई और फिर हमें लगा नहीं यार, ऐसे तो कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जिनको हमारे एक छोटे से वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। ज्यादा नहीं, 3 या 4 बच्चे भी अगर इससे पढ़ रहे हैं यार, तो ये बहुत अच्छी चीज है। खैर छोड़ो यार, अभी इन सब चीजों को हम छोड़ते हैं और जो इशू था अभी थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो चुका है और आपसे हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी हम वीडियो ऐसे अपलोड करते रहें। और कुछ चीजें होती हैं यार, जिसको मैं आपके भी साथ शेयर करूंगा कि कुछ जो हेल्थ रिलेटेड इशू है, क्या था, कैसे था, है ना? इस इस तरीके का हेल्थ रिलेटेड इशू यार आप सभी बच्चों के साथ कभी ना कभी शायद हुआ होगा, कुछ लोग शायद सफर कर रहे होंगे। और उस चीजों से यार कैसे हम ओवरकम करते हैं, ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे निकलते हैं, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। पर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे और सारी बातों पे यार हम डिस्कशन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। सॉरी फॉर दैट कि हम थोड़ा सा डिले हो गए और वीडियो को आज अपलोड कर रहे हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि वीडियो डेली अपलोड होती रहे। सर, लास्ट टाइम पे हमने जो शुरू किया हुआ था, हमने शुरू किया था अपना जेनेटिक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट और प्यारा चैप्टर है। और इसमें हमने ऑलमोस्ट, हम इसके एंड की तरफ जा रहे हैं, जिसमें से हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस कवर कर लिया। टेस्ट क्रॉस को हमने लास्ट टाइम पे वही वीडियो डाल करके हमने छोड़ दिया था यार, टेस्ट क्रॉस। और आज का जो अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। आप सभी जानते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर में या तो साइंटिस्ट के नेम या कुछ ना कुछ तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो। इन दोनों एग्जाम्स के लिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का जो चैप्टर है, इसका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। तो इसको हम स्किप ना करते हुए इसको आइए बहुत ही अच्छे तरीके से हमेशा की तरह एक बार फिर समझते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या चीज है, व्हाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज नीडेड। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के डिस्कवरी से हमें क्या क्या फायदा मिला, जेनेटिक्स जो थे इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी की डिस्कवरी यार क्यों ही किया है ना? और आखिर में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की डिस्कवरी हुई तो कैसे हुई। तो इन सारी बातों पे आज हम यार काफी एक डीप डिस्कशन करेंगे और हम एक बेस बनाएंगे, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, ताकि हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस भी समझ में आए। और इसका अगला जो टॉपिक है, जिसको सुनते ही आप सभी डरने लगते हैं, जिसका नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन और उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस। तो हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ही अंदर में एक छोटा सा ऐसा बेस बनाएंगे कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बिल्ड करेंगे, जिससे ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन और पेडिग्री एनालिसिस के सारे सवाल आप आसानी से यार कर पाए। चलिए भाई, बिना समय को बर्बाद करते हुए हम आज का लेक्चर यहीं पे शुरू कर देते हैं, है ना? तो इसके लिए मैं अपना वही यार पुराना निकाल लेता हूँ। और इस बार मैंने क्या किया है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत सारी चीजें यार मगध हो जाती हैं, रटने वाली चीजें होती है, भूल जाती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा फ्लो डायग्राम में एक क्रिएटिविटी करने का सोचा है। देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, इस तरीके का चाहते हैं किसी तरीके से मैं पढ़ाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार कमेंट करें। और बाकी कौन कौन से वो बच्चे हैं जो हमसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं, वो भी यार एक कमेंट सेक्शन में
जरूर एक बार हाय या हेलो या फिर कमेंट में अपना नाम ही लिख के छोड़ दें, ताकि हमें आइडिया लग पाए कि ऑलमोस्ट कितने बच्चे यार हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली देखा करते हैं और उनको फायदा हुआ करता, ताकि मैं थोड़ा और अपने आप को मोटिवेटेड और कांस्टेंट और डिसिप्लिन में ला सकूं, है ना। तो भैया शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा हो जाता हूँ, है ना। बहुत ज्यादा बड़ा होना भी कभी कभी हानिकारक, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए भाई शुरू करते हैं। एक बार जय श्री गणपते नमः। एक बार वापस से आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने क्या बोलते हैं, शुभ शुभ भगवान का नाम ले ले लीजिए, है ना। ले सकते नहीं है, ले लीजिए और लेक्चर को शुरू करिए। तो देखिए भैया क्या था, टेस्ट क्लास तो हमने लास्ट टर्म में आप लोग को पढ़ाया था। टेस्ट क्लास में क्या था, अगर मैं कोई भी यार एक अननोन पौधा दे देता हूँ, या अगर मैं कोई भी क्या दे देता हूँ, तो एक अननोन प्लांट दे देता हूँ और कहता हूँ कि भैया इसका फिनोटाइप बताइए, तो आप फिनोटाइप जैसे ही बता देंगे जस्ट उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख करके। क्लियर है। पर जब मैं बात कर रहा हूँ जीनोटाइप बताने की, क्या बात कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ भाई जीनोटाइप बताने की, मतलब कि कोई भी अगर पौधा है तो उसका जीन कैसा है, तो शायद आप उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर फिनोटाइप देख करके नहीं बता पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको उसके डीएनए को समझना, है ना। उसके लिए हमें प्रोसेस करवाना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी और डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरीके से मेंडल ने टेस्ट क्रॉस को करके दिखाया था, तो शायद इस तरीके कुछ हमें क्रॉस करना पड़ेगा, हमें प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी, तब जाकर के हम शायद उसके जीनोटाइप को यार पता कर पाएंगे। और टेस्ट क्रॉस में एग्जैक्टली हमने एक अननोन किसी भी पौधे को होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ अगर हम क्रॉस करा देते थे, तो अपना इसको टेस्ट क्रॉस हुआ करता था और उस प्लांट का जीनोटाइप हम बहुत ही आसानी से ट्रैक कर लिया करते थे, है ना भाई। तो देखिए इसी तरीके से जो मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल को हम मानते हैं कि मेंडल एक अनलकी साइंटिस्ट है, जिनको जीते जी उन्हें बहुत जितना उन्हें नाम मिलना चाहिए था, जितना उन्हें फेम मिलनी चाहिए थी और जितना रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी मेंडल जी को, शायद जीते जी इस चीज में यार मेंडल थोड़ा अनलकी रह गए और उन्हें इतनी नाम शोहरत दौलत जो भी बोल सकते हैं इतनी नहीं मिल पाई मेंडल को, है ना। पर मेंडल के मरने के बाद उनको काफी ज्यादा लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, उससे ज्यादा लोगों ने जाना, बहुत ज्यादा प्यार किया। और आज जो हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं शायद मेंडल ही देना, अगर मेंडल ना होते तो शायद आज हम ये जेनेटिक्स ना पढ़ पाते, मैं आपको जेनेटिक्स ना पढ़ा पाता और आप हमसे जेनेटिक्स ना पढ़ते, है ना भैया। तो मेंडल की गलती क्या थी, तो जब हम मेंडल की गलती बोलते हैं, मेंडल चूक कहाँ पे गए, मेंडल की फॉल्ट क्या थी, तो जब भी हम इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि मेंडल कौन सी जगह थी जब मेंडल चूक गए थे, तो मेंडल ने एक चीज बोल दिया था। क्या बोल दिया था कि कुछ तो ऐसी चीज है, मैं बार बार बोलता हूँ इस लाइन को, मेरा फेवरेट लाइन है यार, कि कुछ तो ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाया करती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ तो एक ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाया करती है और वही इनहेरिटेंस के लिए, वही हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करती है। मतलब कि एक ऐसा कोई ना कोई एक ऐसा चीज है, मेंडल ने उससे कोई ना कोई ऐसा चीज जो है, इस चीज को क्या बोल दिया था, तो मेंडल ने इस चीज को यार बोला था फैक्टर। उसको क्या बोला था मेंडल साहब ने उसको यार फैक्टर का नाम दिया था। मेंडल ने बोला था कि एक ऐसा फैक्टर होता है जो हर जनरेशन टू जनरेशन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसमिट करता है, और उसी की वजह से इनहेरिटेंस है, उसी की वजह से हेरिडिटी है। हम अपने पेरेंट की तरीके से, हम अपने गार्जियंस की तरीके से, हम अपने फैमिली में किसी ना किसी तरीके से जो हमारा थोड़ा सा फेस का कटिंग है या फिर कुछ भी है यार, वो उनसे मिलता जुलता है ना। तो मेंडल की गलती क्या थी, उन्होंने फैक्टर का नाम दिया था, गलती ये नहीं थी फैक्टर का नाम दिया था, गलती ये थी इस फैक्टर को उन्होंने समझा नहीं पाया था। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की इतनी एडवांस में डिस्कवरी नहीं थी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, इसलिए मेंडल ने इन सारी चीजों को यार समझा नहीं पाया था और यहीं पे मेंडल लैग कर जाते हैं। और इनके कुछ जो भी काम थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, क्या कर दिए, इग्नोर किए कर दिए, है ना भाई। इसीलिए मेंडल को उतना क्या बोलते हैं नेम फेम नहीं मिल पाया। बस एक वर्ड उन्होंने बोला फैक्टर, फैक्टर उन्होंने बता नहीं पाया, है ना। पर वो फैक्टर आज हम सभी जानते हैं क्या होता है उस फैक्टर है आज के टाइम पे भैया, जीन, है ना। वो फैक्टर आज के टाइम पे क्या है, जीन। देखिए आपको लग रहा होगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फोन करके मास्टर क्या बकवास बतिया रहा है, पिछले लेक्चर में बताया था।
तो देखो यार, बेस बेस समझ रहे हो ना, एक हम बेस फंडामेंटल बेस तैयार कर रहे हैं, कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, कोई बकैती नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन एक तगड़ा लेक्चर तैयार कर रहे हैं भाई। ये जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर को मैं इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि एक बार ये लेक्चर मैं बना दिया ना, तो शायद मुझे अभी 1-2 साल तक और लेक्चर इस तरीके का नहीं बनाना पड़ेगा। उसमें मैं कुछ और छोटे-छोटे टिप्स, ट्रिक्स जो भी फालतू की चीजें होती हैं सब ना, मतलब फालतू की नहीं, जो भी एसेंशियल चीज़, तो मैं शायद वो बना पाऊँगा। पर इस लेक्चर को मैं एकदम मास्टर क्लास बनाना चाहता हूँ। जो मास्टर क्लास बोल करके लोग यार बेवकूफ बनाते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअल में यार एक मास्टर क्लास क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, जो कि एकदम प्रीमियम लेक्चर और फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी की पूरी और एकदम फिक्स टाइम ड्यूरेशन की, और एकदम आपको प्रिपरेशन में एकदम 4 चांद लगा देने। मैं कसम खा के बताता हूँ भाई, जो इस लेक्चर को पूरी अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, जो एक एक बात को सुन लिया, उसके लिए एनसीईआरटी और कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, उसके लिए एनसीईआरटी कुछ भी नहीं रह जाएगा। और नीट में अगर इस लेक्चर से और एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आए, फिर मुझे तुम बताना आकर के यहाँ पे नीचे कमेंट ले लिख देना, समझ रहे हो ना। तो हम बात क्या कर रहे थे भैया, बात हम फैक्टर्स की कर रहे थे, है ना। तो जब थोड़ी से लोगों को जीन्स के बारे में पता चली, है ना, जब लोगों को क्या पता चला, थोड़ा सा जीन के बारे में पता चला। खैर, जब जीन के बारे में पता चला तो लोगों को डीएनए के भी बारे में पता चला ना भैया। डीएनए कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम के ऊपर में। कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम के ऊपर पे। ध्यान से समझ, यहीं से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इन्हेरिटेंस पे आएगा। लोग मेंडल ने तो फैक्टर बोल करके निकल गए, है ना, मेंडल ने तो फैक्टर नाम दे दिया था। फिर क्या हुआ, उस फैक्टर नाम को हम समझ पाए जीन से। जीन कहाँ पे होता है, डीएनए पे, और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम पे। मतलब कि हम कुल मिला जुला करके ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। जीन, क्रोमोसोम, जीन और क्रोमोसोम लगभग एक ही चीज है ना। मतलब कि जो बिहेवियर जीन का होगा, वही बिहेवियर क्रोमोसोम का होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या। क्योंकि जीन कहाँ पे लोकेटेड है, डीएनए में, और डीएनए कहाँ क्रोमोसोम पे है। तो जो बिहेवियर क्रोमोसोम का होगा, वही बिहेवियर क्या इस छोटे वाले यूनिट जीन का होगा। सही बात है क्या, जो बिहेवियर क्रोमोसोम का होगा, क्या वही बिहेवियर इस छोटे से जीन का होगा। एग्जैक्टली यार, एनसीईआरटी में लाइन भी लिखा हुआ है कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोल रहा हूँ, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। क्या स्टेटमेंट सही, एग्जैक्टली यार स्टेटमेंट सही है। इसका उल्टा बोलूं कि behavior of gene is parallel to the behavior of chromosome, behavior of gene is parallel to the behavior of chromosome का स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल यार, ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब कि behavior of gene is parallel to the behavior of chromosome and behavior of chromosome is parallel to the behavior of gene। समझ में आया क्या। तो जो फीचर इस क्रोमोसोम के अंदर में होंगे, वही वही फीचर क्या जीन के अंदर में होंगे। जो फीचर क्या क्रोमोसोम के अंदर में होंगे, क्या क्या वही वही फीचर जीन में होंगे। एग्जैक्टली यार, जो फीचर क्रोमोसोम के अंदर में होगा, वो फीचर इस जीन के भी पास होगा। तो जीन बड़ा है कि क्रोमोसोम बड़ा है, बताओ ना। जीन बड़ा है कि क्रोमोसोम बड़ा है, तो क्रोमोसोम बड़ा है। क्या मैं क्रोमोसोम को समझ जाऊं तो मैं जीन को समझ जाऊंगा, तो यहीं से बेस है। क्या मैं क्रोमोसोम को समझ जाऊं तो मैं जीन को समझ जाऊंगा। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी हम किसको बोल रहे हैं, जीन को बोल रहे हैं। तो जीन डीएनए पे, डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, और क्रोमोसोम का बिहेवियर इस जीन के पैरेलल है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्रोमोसोम के बिहेवियर को पहचान जाता हूँ, क्रोमोसोम के फीचर को पहचान जाता हूँ, क्रोमोसोम के बारे में जान जाता हूँ, तो एग्जैक्टली यार मैं जीन के भी बारे में जान जाऊंगा, है ना। तो बड़ा क्या चीज था, बड़ी इसमें से क्या चीज है, तो क्रोमोसोम, है ना। तो जीन क्या है, उसी का एक छोटा सा, डीएनए का एक पर्टिकुलर एक यूनिट बोलते हैं जीन। समझ में आया ना, डीएनए के एक पर्टिकुलर यूनिट को हम बोलते हैं भैया जीन। तो हम एक छोटे सी यूनिट को पढ़ने से अच्छा है कि हम एक बड़ी सी यूनिट जो अपना क्रोमोसोम है, हम इसके बारे में पढ़ लें। अगर हम बारे में आप जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं, दैट मीन्स कि हमें जीन के बारे में पता चल जाएगा। दैट मीन्स कि हमें जीन के बारे में क्या आ जाएगा, हाँ चल जाएगा, है ना भाई। तो इसी तरीके से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की यहाँ पे एक टॉपिक का नाम दे दिया है एनसीईआरटी ने, प्यारा सा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैं थोड़ा सा लिखूंगा और आपको मजा आएगा इस चीज को सुन करके, समझ करके, है ना भाई। हमेशा की तरह जैसे हमेशा मजा आता है, ऐसे इस बार भी ये मजा आपको मिलेगा। हाँ, तो देखिए क्या लिखा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिखा है। मतलब कि क्रोमोसोम के बारे में कुछ थियरी दी गई,
और वो जो थियरी है इनहेरिटेंस को समझाने में या फिर समझने में बहुत हेल्प करती है, इसीलिए टॉपिक का नाम दे रखा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और जीन कहाँ पे लोगे ना, डीएनए, और डीएनए मतलब बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, दैट मींस जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब इनहेरिटेंस को समझने के लिए जीन, अगर हम जीन जो होता है इनहेरिटेंस के लिए मदद करता है, और जीन इनडायरेक्टली लोकेटेड है क्रोमोसोम पे, तो क्रोमोसोम को समझ लिए तो हम इनहेरिटेंस को समझ पाएंगे। मतलब कि क्रोमोसोम का रोल होता है इनहेरिटेंस में। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताया जा रहा है, इसका मतलब कि हम सब कुछ जीन के बारे में जान जाएंगे। अगर हम जीन के बारे में जान जाएंगे, दैट मीन्स कि जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा और अच्छा इंटरप्रेट कर पाएंगे, और जो ह्यूमंस के अंदर में अलग अलग तरीके की डिजीज होती हैं इसके भी बारे में हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। चलिए साहब, ये अपना जो 4-5-10-15 मिनट मैंने समझाया आपको, ये कबाड़ चीज नहीं बताया मैंने, ये एक आपके लिए मैंने फंडामेंटल चीज क्लियर कर दिया है ना। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है उस टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है, उस टॉपिक का नाम ऐसा क्यों दिया गया है। अगर वो चीज हम समझ जाते हैं तो सारी चीजें हमें एग्जैक्टली टू द पॉइंट याद रहेगा। चलिए साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी का ही लाइन है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है, क्या लिखा है कि मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन द 1860। मेंडल ने 1865 में अपने वर्क को क्या कर दिया था, पब्लिश कर दिया था। लेकिन 1900 तक मेंडल को कोई भी उपलब्धि, कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। 1900 तक मेंडल को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया था। पर मेंडल देखो कितना साल पहले आप इन्होंने अपने काम को पब्लिश किया 1865 में, लेकिन इनको कोई भी रिकॉग्निशन, इनको कोई भी उपलब्धि, कोई भी नेम फेम इनको नहीं मिल पाया था, है ना भाई। क्यों नहीं मिल पाया, इसके पीछे का रीजन क्या था कि मेंडल को इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान इतने सालों तक, देख रहे हो 25 ईयर तक इनके काम को कोई नहीं रिकॉग्निशन मिला, ठीक है ना, कोई इज्जत नहीं, कोई भाव नहीं, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे का रीजन ये था। पहला तो यार पहले के जमाने में कम्युनिकेशन इतना इजी मीडियम नहीं हुआ करता था, इसलिए मेंडल जो है अपनी बात को और अच्छे बुद्धिजीवों तक और बुद्धिमान लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, इसीलिए कम्युनिकेशन इजी नहीं था। तो शायद ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इनको उतनी जल्दी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। दूसरा, जो इनकी जो भूल थी, जो उनकी चूक थी, क्या थी, इन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया था, और फैक्टर वर्ड के बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ पता नहीं पाया। खैर, आज तो हम फैक्टर को जीन के नाम से जानते ही जानते है ना। और इन्होंने फैक्टर के बारे में क्या बोला था, फैक्टर के बारे में इन्होंने बोला था कि कोई तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि काफी स्टेबल है और डिस्क्रीट यूनिट होता है ना, जो एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में जाता है। और हम सभी जानते हैं यार, और हम सभी जानते हैं कि जो जीन है वो स्टेबल चीज नहीं है, वो चेंज होता रहता है, क्योंकि नेचर में वेरिएशन के बारे में हम सभी देख भी रहे हैं, और नेचर में वेरिएशन होता भी है, और नेचर खुद ब खुद चाहती है वेरिएशन को प्रमोट करना, वेरिएशन को सपोर्ट करना, है ना भैया। तो अगला क्या है, स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट। और स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट मेंडल ने अपने फैक्टर को स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट क्यों बोला था, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए क्योंकि वो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। दूसरा, पेयर ऑफ एलील विच डू नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, और ये आपस में क्या होते थे, मिक्स नहीं होते हैं। ये जो एलील्स हैं, जो पेयर हैं, ये आपस में मिक्सअप नहीं होते। जैसे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा है, उसका भी क्या है, और उसके भी एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी एक्सेप्शन है, पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक गलती ये भी हो जाती है कि जो पेयर ऑफ, इन्होंने बोला था कि जो एलील्स के पेयर होते हैं ये आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं, पर हम सभी जानते हैं कि एक टाइम पेयर ब्लेंड कर सकते हैं। और जिस चीज को साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि नेचर के अंदर में वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है। अगर ब्लेंड नहीं हो रहा तो वेरिएशन कैसे हो रहा है ना। तो अगला पॉइंट, मेंडल को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला था, तो मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग, तो मेंडल ने यार क्या किया था, मैथमेटिक्स अप्रोच यूज किया करते थे इन्होंने। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का काफी अच्छा खासा यूज किया था, और जो कि बायोलॉजिस्ट को पसंद आते ही नहीं है मैथमेटिक्स, उनको तो मैथमेटिक्स से कोई मतलब है नहीं। इसीलिए पहली बार यार ऐसा हुआ था कि किसी बायोलॉजी के अंदर में मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, इसीलिए लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट की कम्युनिटी थी, इन्होंने क्या मार दिया, इसको इग्नोर मार दिया। जैसे वो तुमको इग्नोर मारा करती थी ना, इसी तरीके से इनको भी इग्नोर मार दिया गया, है ना भाई।
चलिए भाई, फिर साहब इनको इनके काम को फिर पहचाना कैसे गया, रीडिस्कवरी कैसे हुई? अगर इस डिस्कवरी हुई नहीं होती तो शायद आज हम पढ़ नहीं हो रहे होते, है ना? तो इनके काम की जो रीडिस्कवरी है कैसे होती है? तो ऐसे होती है कि ईयर 1900 के अंदर में 3 साइंटिस्ट थे और तीनों अलग-अलग कंट्री के थे। क्या बोला? 3 अलग साइंटिस्ट थे साहब और तीनों अलग-अलग कंट्री के थे और तीनों अपने काम को क्या किया कर रहे थे? तो अपने काम को भैया एक इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, है ना? तीनों का आपस में कोई मेल-जोल नहीं, तीनों आपस में एक-दूसरे को शायद जानते भी नहीं थे, ठीक है ना? पर ये अपने काम को इंडिपेंडेंटली अपने मन से जो इनको समझ में आ रहा था उस हिसाब से अपने हिसाब से यार कर रहे थे और तीनों अपना-अपना काम अलग-अलग कर रहे थे, है ना? और उन साइंटिस्ट महोदय का नाम क्या था? इन सारे साइंटिस्ट महोदय का नाम था ह्यूगो डी बरीज, कार्ल कोरेन और वॉन टी सीमाक जो है ये क्या किए थे अपने इंडिपेंडेंटली मेंडल के काम को वापस से स्टडी कर रहे थे, इसको रीडिस्कवर किया, है ना? और मेंडल रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर और इन्होंने फिर देश दुनिया और लोगों को बताया कि भैया जो मेंडल जी बोला करते थे इस बात को तुम लोग नकारो मत, ये बात एग्जैक्टली सही है ना? चलिए भाई, रीजन फॉर रीडिस्कवरी और रीडिस्कवरी की बात को फिर साइंटिस्ट ने कैसे माना? क्योंकि साइंटिस्ट तो अकड़ू है ना? वो तो मानेंगे नहीं किसी का बात। और उन्होंने इनकी बात को कैसे माना, रीडिस्कवरी वाली बात को ये कैसे मान गए, है ना भैया? पीसी इज अबाउट टू लो जस्ट स्पिन, पीसी इज अबाउट टू लो की 10 में चल सकता है अभी, ठीक है ना? तो रीजन फॉर रीडिस्कवरी, तो रीडिस्कवरी का इसके पीछे का रीजन क्या था? तो भाई उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप थी उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, उसमें थोड़ी एडवांसमेंट आ चुकी थी और साइंटिस्ट ने क्या कर लिया था उस टाइम पे सेल डिवीजन के इवेंट को माइक्रोस्कोप के अंदर में देख देख पा रहे थे और वो इस चीज को एग्जैक्टली देख पा रहे थे क्रोमोसोम का मूवमेंट कैसे होता है अलग अलग फेजेस के अंदर में, क्रोमोसोम किस तरीके का मूवमेंट शो किया करते हैं और सेल डिवीजन कैसे होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन कैसे होता है, डीएनए का विभाजन कैसे होता है, तो जीन जो है कैसे मूव किया करते हैं, है ना? तो क्रोमोसोम को जब लोगों ने देख लिया, केयरफुली इसको ऑब्जर्व किया, फिर इन्हीं सारे ऑब्जर्वेशन को लेकर के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दो साइंटिस्ट वाल्टर सटन एंड थियोडर बावेरी ने दे दिया था, है ना भैया? इसके बाद क्या है, लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। साइंटिस्ट ने क्या किया, माइक्रोस्कोप देखो क्रोमोसोम होता कहाँ पे, तो न्यूक्लियस के अंदर में होता है और माइक्रोस्कोप के अंदर में इन्होंने एक स्ट्रक्चर को देखा जिसका नाम था न्यूक्लियस और इट अपीयर डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर इस सेल डिवीजन। और हर सेल डिवीजन के पहले ये कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले फिर साइटोकाइनेसिस होता है, हम जानते हैं ना, कैरियोकाइनेसिस पहले होगा फिर साइटो। तो पहले जो न्यूक्लियस था ना सिंगल था, इन्होंने देखा सेल हर सेल डिवीजन के पहले जो न्यूक्लियस है एक से दो बन जा रहे हैं, फिर जाकर के सेल डिवाइड हो रहा है तो फिर अलग अलग सेल में न्यूक्लियस जाकर के बट जा रहे हैं, ठीक है ना? और इट अपीयर्स डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर, हर एक सेल डिवीजन के में डिवाइड हो जा रहा था। और इसी न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम भी होता है ना? और क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, डबल होते हैं। इसी चीज को फिर इन्होंने क्या कर दिया था, क्रोमोसोम दे दिया और नाम दे दिया, क्रोमोसोम बोल दिया। और क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, क्रोमोसोम का मतलब होता है क्रोमा और क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड बॉडी, ठीक? और कलर्ड बॉडी हमको क्रोमोसोम का कब देखने के लिए मिलता है, जब हम इसको यार किसी डाई से स्टेन करते हैं, है ना? जब हम क्या करते हैं, किसी एक अच्छे डाई से हम स्टेन करते हैं तभी आपको ये क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है। फिर आगे देखिए क्या हुआ था कहानी के अंदर में, इन 1902, क्या भैया बोल रहा हूं मैं, इन 1902 में क्या हुआ था, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। मतलब 1902 में मियोसिस को लोगों ने और अच्छे से देखा और जो भी डिवीजन हो रहे थे सेल डिवीजन, इसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये वाल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरी ने क्या दे दिया था, एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दे दिया था। और वाल्टर सटन और थियोडर बॉवेरी ने जब इस मियोसिस के इवेंट को देखा तो इन्होंने पता किया, इन्होंने इस चीज को पाया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दिया और कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वही जीन का बिहेवियर होता है। इसी बेसिस पे क्या हुआ था, यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट, और क्रोमोसोम मूवमेंट को इन्होंने यूज किया और इन्होंने क्या किया, मेंडल की लॉ को और अच्छे से लोगों को समझाया कि देखो भैया जो मेंडल साहब बोला करते थे वो बात एग्जैक्टली सही है। क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। हम सभी जानते हैं
कि जीन भी पेयर में लोकेटेड हो, पेयर में होते हैं और क्रोमोसोम भी यार पेयर में हुआ हुआ करते हैं। जो बिहेवियर क्रोमोसोम का होगा वही बिहेवियर जीन का होगा। तो एग्जैक्टली सही बात है कि अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो जीन भी पेयर में होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए साहब, तो क्या होता है दैट टू अलील ऑफ ए जीन पेयर। देखो जीन पेयर के क्या होते हैं, हर एक जीन के क्या होते हैं, अलील होते हैं। वो अलील कहाँ पे लोकेट होते हैं, तो होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके होमोलोगस साइट पे ही ये जो अलील्स हैं वो लोकेटेड हुआ करते हैं। देखो फिर आगे इन्होंने मियोसिस को देखा था, तो मियोसिस 1 के में एक फेज आता है जिसको बोलते हैं एनाफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में एक फेज आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर आता है अपना एनाफेज। इसी एनाफेज के अंदर में देखा था इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन आना मेटाफेजिक प्लेट। देखो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट पे सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं और एनाफेज में सारे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर वगैरह निकल जाता है और सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं और टूट करके अलग अलग पोल पे जाना शुरू कर देते हैं। तो क्रोमोसोम पेयर क्या होता है, यहाँ पे अलाइन हो चुका रहता है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक क्रोमोसोम के पेयर अलाइन हो चुका हो जाते हैं। और इसी तरीके से सेल डिवीजन के बाद देखो इंडिपेंडेंटली ये सारे सेल के अंदर में क्रोमोसोम कट जाते हैं, है ना, इनका डिवीजन हो जाता है। और यहीं से ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जब मैं डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहीं से निकल गया था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअल में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को आप समझ करके फिर वो डायहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पढ़ते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ में आता है। इसलिए मैंने पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताने का कोशिश करा है। यहाँ पे देखो आप इस एनाफेज फर्स्ट के मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फेज में देख रहे हो, एनाफेज फर्स्ट के फेज में देख रहे हो सारे क्रोमोसोम जो है इंडिपेंडेंटली आपस में डिवीजन हो जा रहे हैं और इसी चीज को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। और यहीं से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने इस चीज को भी समझाया था, ठीक है ना। और इसी चीज का यूज करके वाल्टर सैटन और थियोडोर बॉवेरी ने मेंडल के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से यार समझा दिया लोगों को। देखो क्या है, वाल्टर सैटन और थियोडोर बॉवेरी ने फिर सारा स्टडी करने के बाद इन्होंने प्रपोज किया कि पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम lead to segregation of pair of factor they carried। मतलब कि अगर क्रोमोसोम डिवाइड होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर क्रोमोसोम डिवाइड होगा क्या होगा, जीन भी डिवाइड होगा, है ना। मान लो यहाँ पे ए जीन था, यहाँ पे बी जीन था, तो जब क्रोमोसोम डिवाइड हुआ तो ए और बी जीन भी क्या हुआ, डिवाइड हुआ। मैंने पहले ही आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दिया, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, यही सारी चीजें आप लिंक कर सकते हो। फिर सटन ने क्या किया था, सटन ने सारे नॉलेज को मिलाया, इकट्ठा किया और क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होते हैं और मेंडल के प्रिंसिपल को मिला जुला करके इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को खोज कर दिया लोगों के सामने, है ना भैया। पर लोगों ने कहीं कहा ही और ऐसे ख्याली पुलाव से कुछ थोड़ी होगा बायोलॉजी के अंदर में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना पड़ेगा। और जो वाल्टर सैटन और थियोडोर बॉवेरी ने यार बोला था इस चीज को, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए ये जो अपने साइंटिस्ट थे, द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन, क्या बोला, थॉमस हंट मॉर्गन ने इसका क्या दिया था भैया, इसका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे दिया था। किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का इन्होंने क्रोमोसोमल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे दिया, है ना। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था, इन्होंने जो हम वेरिएशन देख पाते हैं, देखो इनके ही एक्सपेरिमेंट से तुम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन तक पहुंच पाओगे। अगर तुम्हें थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आया ना तो तुम्हारा लिंकेज कभी समझ में नहीं आएगा, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे। इसीलिए लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, थॉमस हंट मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे इन्होंने बताया कि जो वेरिएशन आते हैं नेचर, क्या बोला कि जो भी भैया नेचर के अंदर में वेरिएशन हम और आप सभी देख पा रहे हैं अपनी नंगी आंखों से, उसका रीजन क्या है, इस वेरिएशन का रीजन जो छिपा हुआ है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में इसका रीजन छिपा हुआ है, ठीक है ना। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट, देखो हर एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चाहिए होगा।
तो इसमें एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में इन्होंने थॉमस एंड मॉर्गन ने क्या लिया था, तो इन्हें छोटे-छोटे फ्रूट फ्लाई को लिया था। क्या लिया था? तो छोटे-छोटे यार फ्रूट फ्लाई को लिया था और इस फ्रूट फ्लाई कौन थी? तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थी। देखो, जो ह्यूमन का क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम होता है ना, सेक्स डिटरमिनेशन में पढ़ाऊंगा, वही सेम सेक्स डिटरमिनेशन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के भी अंदर में हुआ करता है, ठीक है ना। और इन्होंने टाइनी फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज किया, तो ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, ये स्टडी के लिए सुटेबल था। इन्होंने इसको ही क्यों चूज किया, बहुत सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं, इसको इन्होंने क्यों नहीं चूज किया, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन बस यही था कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है या फिर जो फ्रूट फ्लाई है, एक सिंपल और सिंथेटिक मीडियम लेबोरेटरी के अंदर में हम बहुत ही कम संसाधनों के अंदर में हम इसको ग्रो करा सकते हैं। और सबसे खास बात क्या थी, तो सबसे खास बात यह है कि इसकी जो है लाइफ साइकिल मात्र 2 वीक मतलब 14 दिन की ही इसकी जो है लाइफ साइकिल हुआ करती है ना। तो 14 दिन के अंदर में हम उसका बर्थ से लेकर के एडल्ट स्टेज और डेथ स्टेज तक भी हम देख सकते हैं। तो इससे सस्ता सौदा क्या ही होगा। और एक सिंगल मैटिंग के दौरान क्या करते हैं, बहुत सारे टाइनी टाइनी छोटी छोटी यार फ्रूट फ्लाई पैदा कर देते हैं। इसलिए इसको लिया गया था, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो मटेरियल है ज्यादा रहेगा तो हम रिजल्ट और एक्यूरेट बना पाएंगे, है ना भाई। और दूसरा चीज, हमें मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट करने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ करता है। यहाँ पे क्या होता है